सह सवार ही गिरा करते हैं मैदाने जंग में, सह सवार ही गिरा करते हैं मैदाने जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं राहुल मुनीम आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.के. मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। लास्ट वीडियो में जो है हमने 2 पेपर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लिए थे। आज जो है हम नेक्स्ट के जो 2 पेपर है फर्स्ट ग्रेड के प्रीवियस ईयर के, वो हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये आपके 2015 की वैकेंसी थी और इसकी एग्जाम जो हुई थी 2016 में हुई थी। ठीक है, और पोस्टिंग भी जो है 2016 में मिल गई थी। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन इज, यहाँ पर रेट लॉ दे रखा है इसने। क्या दे रखा है रेट लॉ? रेट इक्वल्स टू KAB²। ये रेट लॉ दे रखा है या रेट इक्वेशन दे रखी है, कुछ भी कह सकते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, तो देखिए एक तो इसने इन्फॉर्मेशन दे दी रेट लॉ, अब आगे कह रहा है ऑन डबलिंग A एंड B। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है, रेट जो है हमारे पास वो क्या दे रखी है, KA और B²। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है वो 1 है, क्योंकि पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, और B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 2। ये इन्फॉर्मेशन इसने दे रखी है। दूसरी बात इसने क्या कही कि जो A की कंसंट्रेशन है वो इसने ट्वाइस कर दी या डबल कर दी, और B की जो कंसंट्रेशन है वो भी इसने क्या कर दी, ट्वाइस कर दी या डबल कर दी। अब आगे क्या कह रहा है ये, ऑन डबलिंग A एंड B द रेट ऑफ द रिएक्शन शैल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ। अब ये कह रहा है कि ये आपके रेट लॉ है, अब A की कंसंट्रेशन को डबल कर दे और B की कंसंट्रेशन को डबल कर दे तो रेट कितने गुना हो जाएगी। तो देखिए अगर आपको ध्यान हो तो मैंने जब आपको डिफरेंशियल मेथड पढ़ाया था या अलग अलग आपके ऑर्डर पढ़ाए थे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर 0 ऑर्डर है तो कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर है तो क्या पड़ेगा, सेकेंड ऑर्डर है तो क्या पड़ेगा। या हमने डिफरेंशियल जो रेट मेथड पढ़ा था वो भी हमने देखा था। तो हमने क्या देखा था कि वहाँ पर या तो ऑर्डर पूछेगा या फिर वो दे देगा आगे से कि भाई इतने इतने हमने कंसंट्रेशन कर दी और ये रेट लॉ है, अब आपके ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा। वहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी, यहाँ मैं बताता हूँ। जब आपके एक से ज़्यादा रिएक्टेंट दे रखे हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना है, एक एक रिएक्टेंट के सेंस में आपके ऑर्डर दे रखा है तो आप उसके अकॉर्डिंग रिलेशन निकाल दो कि जैसे A के अकॉर्डिंग कितने गुना हो जाएगी रेट और B के अकॉर्डिंग कितने गुना हो जाएगी, फिर आप उसको ओवरऑल को मल्टीप्लाई कर दो। कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ A के हिसाब से, किसके हिसाब से, A के, तो अगर मैं केवल A की बात करूँ, B को कंसंट्रेशन को मैंने कांस्टेंट मान लिया तो मैंने कहा रेट इज प्रोपोर्शनल टू A, मतलब A की पावर 1 है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहाँ पर A क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर जब आप करोगे तो जब आप करोगे कि रेट कितने गुना हो गई तो आप करते हो R2/R1 इक्वल्स टू C2/C1। किसके रेस्पेक्ट में, A के रेस्पेक्ट में। तो C2/C1 जो है वो R2/R1 आ जाता है। पावर जो है वो n होती है तो ऑर्डर 1 है तो पावर 1 आ जाएगी। ठीक है, मैंने 1 लगा दिया, ऑर्डर 1 है तो अब आप कहोगे कि जो कंसंट्रेशन है वो कितने गुना हो गई, C2/C1 का मतलब कंसंट्रेशन कितने गुना हो गई। वो कह रहा है कि कंसंट्रेशन को आपने डबल कर दिया तो C2/C1 की वैल्यू हो गई 2 और पावर हो गई 1। इसका मतलब A की वजह से जो रेट है वो कितने गुना हो गई, 2 गुना। कितने गुना हो गई, 2। यहाँ लिख देता हूँ मैं। अब यही मैं अगर बात करूं B के अकॉर्डिंग, तो B के अकॉर्डिंग जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा R2/R1 इक्वल्स टू C2/C1 की पावर। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 था, B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। तो अब आप C2/C1 क्या है, B के लिए भी क्या है, डबल कर दी कंसंट्रेशन आपने तो ये 2 हो जाएगा। 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4। अब इसका मतलब ये हुआ कि A की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट 2 गुना हो गई, ये रहा आपके, और B की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट कितनी हो गुना, कितने गुना हो गई, 4 गुना। तो जब आप ओवरऑल रिजल्ट निकालोगे तो ओवरऑल रिजल्ट को क्या करो, आप मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 गुना। आंसर क्या आ जाएगा, 8 गुना। बात समझ में आ रही है। या फिर आप इसको सिंपली कैसे सॉल्व कर सकते हो कि ओवरऑल ऑर्डर कितना है, 3, और कंसंट्रेशन क्या कर रहे हो आप, डबल। तो अगर आप कंसंट्रेशन डबल कर रहे हो और ओवरऑल ऑर्डर 3 है तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 8। लेकिन ये चीज़ आप तभी कर सकते हो जब आप कंसंट्रेशन को सेम टाइम बढ़ा रहे हो, जैसे 2 गुना कर रहे हो। अगर अलग अलग करें तो फिर आपको ऐसे सेपरेट ही सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो सेपरेट वाला ज़्यादा इजी है, उसमें गलती के चांस कम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। अब ये कह रहा है कि 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। अब यहाँ पर क्या है कि आपका क्वेश्चन 2 तरीके से सॉल्व हो सकता है। या तो आपको डायरेक्ट ये पता चल जाए कि कौन सा गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये मैंने आपको पहले भी कहा था। देखिए वो इनकरेक्ट लिख सकता है लेकिन वो क्या लिख रहा है, नॉट करेक्ट। तो कई बार क्या होता है, हम पढ़ने में ध्यान नहीं देते हैं तो हमसे नॉट छूट जाता है।
तो हम क्या सोचेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। और आपके क्योंकि 4 में से 3 सही हैं तो पहला ऑप्शन ही आपको लगेगा ये तो सही लग रहा है, और आप क्या करेंगे, टिक कर देंगे। तो इसका खास ध्यान रखना कि वो करेक्ट वाला पूछ रहा है या नॉट करेक्ट वाला पूछ रहा है। बात समझ में आ गई। और चारों ऑप्शन आपको पढ़ने ही पढ़ने, कोई सा भी क्वेश्चन हो। तो देखिए ये आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब सबसे पहला इन्फॉर्मेशन क्या है, जीरो ऑर्डर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, जीरो ऑर्डर की। तो ये हमने इन्फॉर्मेशन लिख दी। अब ये कह रहा है कौन सा सही है कौन सा गलत है, नॉट करेक्ट वाला पूछ रहा है, मतलब 3 सही होंगे 1 गलत होगा। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, R वर्सेस T इज अ स्ट्रेट लाइन प्लॉट। तो ये कह रहा है कि जो R वर्सेस T का जो प्लॉट है, देखिए मैंने आपको ग्राफिकल मेथड में बताया था, R वर्सेस जो T का प्लॉट है वो क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। कैसे, क्योंकि देखिए R का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। R का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो R जो है वो एक्चुअल में क्या है, R जो है वो एक्चुअल में क्या है, A माइनस एक्स है। क्या है, A माइनस एक्स। और इसका जो प्लॉट हमने बनाया था वो ये वाला प्लॉट था। कौन सा प्लॉट था, ये वाला। यहाँ पर आपके था A माइनस एक्स और ये आपके था T, और ये जो आपके इंटरसेप्ट आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है। स्लोप क्या है, नेगेटिव। और इंटरसेप्ट जो है वो है A के बराबर। किसके बराबर है, A के बराबर, या फिर अगर आप इस टर्म में कहो R के टर्म में तो वो R नॉट के बराबर है। किसके बराबर है, R नॉट के बराबर। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो इंटरसेप्ट है वो A है, जिसका आप R नॉट कह रहे हो, और ये जो एक्सिस है वो A माइनस एक्स है, और ये T हो गया। अब यहाँ पर एक्चुअल में ये जो आपके ग्राफ आता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है A माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस के नॉट T, के भी कह सकते हैं के नॉट क्योंकि जीरो ऑर्डर की बात हो रही है, प्लस A। या फिर इसको मैं अगर नोटेशन चेंज करूँ तो ये हो जाएगा R इक्वल्स टू माइनस के नॉट T प्लस R नॉट। ये आपकी इक्वेशन होती है। बात समझ में आ गई। तो ये जो ग्राफ है भाई, स्ट्रेट लाइन क्या है, समय के साथ कंसंट्रेशन क्या हो रही है, रिएक्टेंट की कम हो रही है। तो यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है बिल्कुल। अब इसने केवल स्ट्रेट लाइन कहा है, अब ये कुछ नहीं कहा कि ओरिजिन से शुरू होगी या नहीं होगी, या स्लोप पॉजिटिव होगा या नहीं होगा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा नहीं होगा, वो कुछ नहीं कहा, केवल उसने कहा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, KT बराबर R नॉट माइनस R। अब ये आपने जो ग्राफ प्लॉट करा वो इस इक्वेशन से करा है। अब इस इक्वेशन को अगर मैं KT के फॉर्म में लिखूं तो देखिए KT को मैं इधर ले गया, K नॉट T को मैं इधर ले गया, तो ये क्या हो गया, K नॉट T। आप चाहो तो KT कह दो, चाहो तो K नॉट T कह दो, ये तो सिंपली आपको याद करने के हिसाब से। ये यहाँ आ गया तो ये प्लस हो गया। अब इसको मैं यहाँ भेज देता हूँ तो ये हो जाएगा आपके R नॉट माइनस R। तो आपने देखा कि ये इक्वेशन इससे मैच हो रही है क्या, K नॉट T इक्वल्स टू R नॉट माइनस R, बिल्कुल मैच हो रही है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, सही हो गया। अब अगर बात करें जीरो ऑर्डर के टी हाफ की, तो मैंने आपको जीरो ऑर्डर का जो टी हाफ है यहाँ लिख देता हूँ मैं। जीरो ऑर्डर का टी हाफ हम पढ़ते हैं, टी हाफ इक्वल्स टू A/2 K नॉट। ये आप पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, A/2 K नॉट। अब A जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए वो नोटेशन क्या ले रहा है, R नॉट ले रहा है। तो यहाँ पर आपके क्या हो गया, टी हाफ इक्वल्स टू A की जगह R नॉट आ गया अपॉन 2K, K नॉट की जगह K ले रहा है, तो ये भी सही हो गया। इसका मतलब 3 तो सही हो गए। अब आप चौथा नहीं भी देखोगे तो वो गलत होगा, लेकिन फिर भी हमको देखना जरूरी है, ठीक है। ln R वर्सेस T इज अ स्ट्रेट लाइन प्लॉट। मैंने आपसे कहा था कि जब भी लॉग के ग्राफ की बात आएगी तो वो आप फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ते हो। किस में पढ़ते हो, फर्स्ट ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर के अलावा आपके किसी में भी लॉग वाला ग्राफ नहीं है, ना जीरो ऑर्डर में ना सेकंड ऑर्डर में। तो ये जो है ये गलत दे रखा है, ये जो है ये क्या है, गलत है। क्योंकि जो आपकी ये वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए सही है, लेकिन जीरो ऑर्डर के लिए सही नहीं है। तो ये आपका आंसर क्लियर हो गया कि आंसर उनसे पूछा कौन सा सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। अब देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या दे रखा है, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। अब देखिए अगर आपको याद हो तो मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको पढ़ाया था, वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से आपको बताया था कि कितने टाइम में कितने % रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। बात समझ में आ रही है। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इतने टाइम में इतने % रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है और इतने टाइम में इतने %, बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे। और मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे सॉल्व करें, लेकिन अगर आपने वो वीडियो ढंग से देखा होगा तो आपको इसको सॉल्व करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिखवा रखे हैं कि इतने % में इतना समय लगेगा और इतने % में इतना। तो अगर आपने ढंग से वीडियो देखा है और रिवाइज़ किया है और आपको याद है
तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि आप सोचेंगे कि फॉर्मूला कैसे काम में ले, कौन सा फॉर्मूला लें, कैसे सॉल्व करें, क्योंकि आपके दिमाग में इंटीग्रेटेड या डिफरेंशियल फॉर्मूला आएगा। तो वहाँ पर क्या है कि अगर आपको डायरेक्ट आंसर याद ना भी हो तो आप क्या कर सकते हैं कि जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर आपके इस टाइप से पूछा है कि भाई टी हाफ दे रखा है और टाइम पूछा है कि इतने परसेंट के लिए क्या होगा, तो वहाँ पर मैंने आपको एक रिलेशन बताया था t इक्वल्स टू 3.323 टी हाफ लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, ये मैंने आपको बताया था। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई इतने परसेंट रिएक्शन के लिए कितना टाइम लगेगा टी हाफ के सेंस में, तो आपके लिए ये फॉर्मूला लिखवाया था t इक्वल्स टू 3.323 टी हाफ लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। अब ये कैसे आया, ये कैसे आया कि t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, और 1 अपॉन k की मैंने वैल्यू पुट कर दी थी टी हाफ की, जो टी हाफ होता है 0.693 अपॉन k। खैर उसको छोड़िए, अगर आपने डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी याद कर रखा है तो भी आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए। कैसे सॉल्व करें, तो मैंने लिखा t इक्वल्स टू 3.323, ठीक है। और आप चाहे तो पहले वीडियो देख लेना थ्योरी वाला, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्योंकि अगर आपने थ्योरी नहीं देखी है और अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको समझ में कम ही आएगा। इसलिए पहले थ्योरी देखिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखना, ठीक है। तो ये आपके हो गया 3.323 टी हाफ लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। अब देखिए a जो होता है वो आपके 100 होता है, या मैंने a ही कह दिया। अब a माइनस एक्स, अब आप ये बताओ, इसको मैं 100 मान लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा आपको आसानी हो जाएगी। मैंने कहा a जो था वो 100 था स्टार्टिंग में, 100% कहो तो 100 कह लो, और a माइनस एक्स जो है, a माइनस एक्स का मतलब है जो कंसंट्रेशन बच गई है रिएक्टेंट की। अब देखो कंज्यूम कितनी होगी 99.9, तो बची कितनी 0.1, बची कितनी 0.1। तो यहाँ पर कंज्यूम जो हुई रिएक्शन, जो आपके रिएक्शन कंप्लीट हो गई, मतलब कितना रिएक्टेंट खर्च हो गया 99.9%, बचा कितना 0.1%, तो मैंने 0.1 नीचे लिख दिया। अब जब आप इस पॉइंट को हटाओगे तो एक जीरो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब ये आपको पता है कि जो log 1000 है, जो आपके log 1000 है, क्या है log 1000, तो log 1000 को आप ऐसे लिख सकते हो log 10 की पावर 3, कैसे लिख सकते हो 10 की पावर 3, और इसको आप कैसे लिख सकते हो 3 log 10, कैसे लिख सकते हो 3 log 10। देखिए ये मैंने आपको नहीं बताया या बताया, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर log के आगे कुछ भी लिखा हुआ है तो आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जैसे ये था 1000, तो मैंने इसको लिखा 10 की पावर 3। अब log अगर आप किसी का ले रहे हो और उसकी कोई पावर है तो वो आगे आ जाती है, या log के बाहर आ जाती है, तो ये 3 बाहर आ गया। अब क्या आ गया 3 log 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 3 × 1 कितना आ गया 3 आ गया। अब यहाँ पर ये वाली जो टर्म थी log वाली, इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आ गई हमारे पास 3 आ गई। तो अब आप क्या करोगे t इक्वल्स टू 3.323 टी हाफ इंटू 3, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10 आएगा, मतलब 10 ही मान लो आप, तो 10 ही आएगा। तो अब आप देखो ऑप्शन जो हैं 2 टाइम्स 5 टाइम्स 7 टाइम्स 10 टाइम्स, तो आंसर क्या हो गया 10 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको थ्योरी में सब बताया है कि 50% में टी हाफ लगता है, 75 में कितना लगता है, 87.5 में कितना लगता है, 90 में कितना लगता है, 99 में कितना लगता है, ये सारा मैंने आपको वहाँ पर सॉल्व करवा दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन। अब देखिए एलिमेंट्री जो शब्द है इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्री का मतलब होता है सिंपल रिएक्शन, एलिमेंट्री का मतलब होता है सिंपल रिएक्शन। और मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई रिएक्शन लिखी हुई है तो आप उसका ऑर्डर जज नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हो सकती है। लेकिन अगर वो लिख के दे रहा है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, मतलब जो आपके लिखा हुआ वही फॉलो होगा, मतलब ऑर्डर जो रिएक्शन लिखी हुई है उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल रिएक्शन लिखी हुई है 2A गिव्स प्रोडक्ट। अब आगे क्या कर रहा है, अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ये सिंपल रिएक्शन आपने मानी 2A गिव्स प्रोडक्ट, तो यहाँ पर इस सिंपल रिएक्शन के अकॉर्डिंग मैं जब रेट लॉ लिखूंगा तो रेट लॉ मेरे पास आएगा, क्योंकि ये सिंपल रिएक्शन है इसलिए मैं रेट लॉ लिख सकता हूँ। क्या आएगा KA की पावर 2,
मतलब A जो है वो रिएक्टेंट हो गया और क्योंकि 2 लिखा हुआ है तो पावर 2 आ गई। इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है? सेकंड ऑर्डर। अब देखिए ये जो चीज़ें हैं ये आपके प्रैक्टिस से ही आती हैं। किससे आती हैं? प्रैक्टिस से। केवल थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलता, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और अगर हमें लगेगा कि और कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन छूट रहे हैं तो वो हम और पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, रेट बराबर KA²। अब ये मैंने रेट लो अपने आप क्यों लिखा? क्योंकि उसने लिख के दे रखा है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया। अब इससे मुझे आइडिया क्या हो गया कि सेकंड ऑर्डर है। और सेकंड ऑर्डर में मैंने आपको बताया था 2 तरीके से होता है, या तो A और B होता है या केवल A होता है, A का स्क्वायर होता है। तो ये A का स्क्वायर वाला है और दोनों के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, मैंने ये भी बताया था आपको। अब आगे ये पूछना क्या चाह रहा है, ये तो इसने इन्फॉर्मेशन दे दी। तो मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन में 2 चीज़ होती है, क्या क्या दे रखा है और क्या क्या निकालना है, फिर उन दोनों को कोरिलेट कर लो। तो यहाँ क्या कह रहा है, द इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट लॉ इज। सेकंड ऑर्डर के मैंने आपको डिफरेंशियल भी इक्वेशन लिखवाई थी, इंटीग्रेटेड भी लिखवाई थी। फिर मैंने कहा था कि जब A मतलब 2A है या A का स्क्वायर है तो क्या होगा, और जब A भी है तो क्या होगा। अब यहाँ पर A B की तो बात हो नहीं रही है, A के स्क्वायर की बात हो रही है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने वहाँ पर जो आपको इक्वेशन लिखाई थी वो मान लीजिए ऐसे लिखवाई थी K के फॉर्म में। तो जैसे मैंने लिखा K2 = 1/T, फिर आपने ब्रैकेट में लिखा होगा 1/A - x - 1/A, ठीक है। एक तो मैंने फॉर्मूला ये लिखवाया था, या फिर दूसरा फॉर्मूला लिखवाया होगा, इसी का ही फॉर्म है, वो है 1/T x/A -x। ये दोनों फॉर्मूले चलेंगे। अब यहाँ पर जो दे रखा है नोटेशन अलग है, इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आपको जो है नोटेशन का मतलब पता होना चाहिए। या मैं वहाँ पर आपको थ्योरी पे बार बार बता रहा था कि इसको ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो अभी हमने देखो थोड़ा देर पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, वहाँ पर A को जो है उसने R0 ले रखा था। क्या ले रखा था? R0, लेकिन या तो R है ही नहीं, तो इसका मतलब उसने इसको क्या ले रखा है? A0 ले रखा है, ठीक है। बात समझ आएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन को बताता है ये। और दूसरी बात, जो हमने A - x लिया है, तो A - x किसको बता रहा है? यहाँ पर जो A - x है, A - x किसको बता रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, ठीक है। तो ये आपके हो जाएगा R से डिनोट, और यहाँ पर क्योंकि R की जगह A है तो किससे डिनोट करेंगे हम इसको? A से। बात समझ में आ गई। अब मेन बात है कि कौन सी इक्वेशन सही है, कौन सी गलत है। तो आप देखोगे कि ये लॉग आ रहा है और ये एक्सपोनेंशियल आ रहा है, ठीक है। तो अब मेन बात क्या है? बच गई ये। अब आप इसको चेक करोगे तो आप देखोगे कि जो हमने लिख रखा है उससे थोड़ा बहुत मैच कर रहा है। कैसे मैच कर रहा है कि ये जो t है 1/, में इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया? K2T। अब राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो मैं इसको उल्टा लिख देता हूँ। अब 1/A - x जो है वो मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/A, और जो -1/A है उसको मैं लिख सकता हूँ 1/A0। देखिए यहाँ पर क्या है कि इसको क्योंकि राइट हैंड साइड पे, क्योंकि इससे मैच करना तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया, और K2T को मैं राइट हैंड साइड पे लिख देता हूँ। और ये जो नोटेशन हमने याद कर रखे हैं उसको मैंने इसके फॉर्म में कर दिया कि जो आपके ऑप्शन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। तो अब आप देखोगे 1/A - 1/A = K2T। किस में आ रहा है ये? इसमें। K2 की जगह K दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। अब इसमें एक चीज़ और दे रखी है, ये जो है, ये तो खैर बात अलग है, इसकी मैं बात नहीं कर रहा। अब ये जो है आपके, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको नहीं बताया शायद। ये इसको आप विलहेल्म इक्वेशन कह सकते हो। क्या कह सकते हो? विलहेल्म इक्वेशन है ये। एक तरह से आपके फर्स्ट ऑर्डर का जो फॉर्मूला है वही समझ लो आप इसको। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर एक विलहेल्म इक्वेशन होती है, ठीक है। अगर आपको याद ना हो नाम तो कोई बात नहीं, विलहेल्म इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए विलहेल्म इक्वेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या दे रखा है? A = ये इक्वेशन जो है एक्चुअल में देखा जाए तो फर्स्ट ऑर्डर का जो फॉर्मूला है वो ये भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? A = A0 e⁻ KT, या फिर दूसरा तरीका क्या है? A0 = A e⁻ KT। तो फर्क क्या है? जब आपके इनिशियल कंसंट्रेशन लिखी हुई है राइट हैंड साइड पे E के साथ और लेफ्ट हैंड साइड पे, तो अब आप खुद बताओ कि A बड़ा है कि A0 बड़ा है। तो आप कहोगे A0 बड़ा है, तो A की वैल्यू A0 से कम आनी चाहिए। कब आएगी? जब माइनस है। दूसरी बात, जो आपके लिखा हुआ ये वाला फॉर्मूला, तो ये तो वैसे ही ऑटोमेटिक गलत हो गया। तो इसकी जगह अगर आप ऐसे लिखना चाहो A0 के हिसाब से, तो A0 बराबर हो जाएगा A। अब क्योंकि ये बड़ा है तो E की पावर जो है वो आएगी प्लस में। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर ये जो है ये आपके फर्स्ट ऑर्डर का जो फॉर्मूले हैं उसी में से एक है।
अब आप कहोगे सर फर्स्ट ऑर्डर में तो हमने लॉग वाले फॉर्मूले पढ़े हैं, तो इसको आप लॉग के लिए सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे? जैसे मान लीजिए मैं ये वाले फॉर्म से सॉल्व करूँ, किसी से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने दोनों साइड क्या करा, नेचुरल लॉग ले लिया, तो ये क्या ln a नॉट, नीचे वाले से कर लेते हैं, ये हो गया आपके ln a e की पावर kt। तो ये आप ऐसे समझ लो कि ये a है और ये b है, तो जब a b होता है तो आप अलग अलग लॉग लेते हो, तो ये हो गया ln a नॉट, ये मैंने लिख दिया ln a प्लस ln e की पावर kt। अब आपको पता है कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो मैं यहीं लिख देता हूँ, ये हो गया आपके kt ln की पावर ln a। अब आप क्या देखोगे कि ये आपके kt आ गया ln e। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो log 10 की वैल्यू होती है वो 1 आती है। उसका कारण क्या होता है कि log 10 जब आप लिखते हो उसकी वैल्यू 1 लिखते हो। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसे log लिखते हो तो उसका बेस 10 होता है, तो जब आप log ले रहे हो तो जो बेस है उसका, उसी का अगर log लोगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सिंपल ln लिख रहे हो, इसका मतलब उसका बेस e है, और अगर आप e का ही log लोगे तो क्या आएगा 1। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, ये हो गया आपके ln a नॉट इक्वल्स टू ln a, और ये हो गया आपके प्लस kt। क्या हो गया? kt, क्योंकि ln e तो क्या हो गया, वो 1 हो गया। तो ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो इसको आप k के फॉर्म में लिख लो। जैसे मैं एक बार k को kt के फॉर्म में लिखूं, तो kt के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा ln a, भाई kt यहीं रहने दिया, तो ये हो गया ln a नॉट माइनस ln a। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये आपके k मैंने एक साइड रहने दिया, और ये हो गया 1/t, और ये हो गया ln a नॉट अपॉन a। ठीक है, आप चाहो तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ये फाइनली आपके फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन आ गई। और जब आप नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपके log बेस 10, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x, या फिर आप लिख सकते हो a नॉट अपॉन a, जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है, बात समझ में आ गई ये आपके हिसाब से। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपके जो फर्स्ट ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है वो आप विलहेल्म इक्वेशन के सेंस में भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? ऐसे, a इक्वल्स टू a नॉट e की पावर माइनस kt, या a नॉट इक्वल्स टू a की पावर a e की पावर kt। आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर a नॉट के साथ ये टर्म आएगी तो माइनस में आएगी, क्योंकि आपको ओवरऑल कम चाहिए, और अगर a के साथ लिखा हुआ तो प्लस में आएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए क्या दे रखा है, अ रिएक्शन ओबेड द रेट लॉ। रेट लॉ दे रखी है। रेट लॉ क्या दे रखा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड में, रेट इक्वल्स टू k a b स्क्वायर, और साथ में दे रखा है c की पावर 1 दे रखी है। तो ये आपके रेट लॉ दे रखा है, रेट इक्वल्स टू k a b स्क्वायर c, ये रेट लॉ दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर रेट लॉ आपको दे रखा है आगे से, ये इन्फॉर्मेशन हो गई। अब आगे की क्या पूछ रहा है वो, द रिएक्शन वॉज स्टडीड बाय टेकिंग इनिशियल कंसंट्रेशन दिस, मतलब उसने इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, जिसको आप चाहो तो ए नॉट लिख सकते हो, ए नॉट लिख देता हूँ, ए नॉट, ये ए नॉट ही है। ठीक है, ए नॉट लिख देते हैं। ए नॉट जो है वो कितना दे रखा है, 0.001 m, तो ये लिख दिया मैंने 0.001 m। बी नॉट दे रखा है, बी नॉट की अगर हम बात करें तो ये दे रखा है 0.04 m। ठीक है, थोड़ा आगे लिख देता हूँ इसको। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि पॉइंट दे रखा है, चलो मैं अभी बाद में लिख दूंगा। सी नॉट की बात करें अगर, तो ये भी दे रखा है 0.04 m। अब आगे क्या कह रहा है, ये इसने इंफॉर्मेशन दे दी। आगे क्या कह रहा है, द अपेरेंट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन शैल बी। यहाँ पर ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हिंदी इसका दे रखा है आभासी। क्या दे रखा है, आभासी। अब इसमें एक चीज़ छुपी हुई है। क्या चीज़ छुपी हुई है, एक चीज़ छुपी हुई है। देखिए सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन पहले आया था, लेकिन उसने डायरेक्ट लिख के दिया था। यहाँ पर अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं आज की वीडियो में और पिछली वीडियो में, मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको खुद को लॉजिक लगाना है। पहली बात तो इसने रेट लॉ दे रखा है। अब अगर कुछ भी दिमाग नहीं लगाएं और रेट लॉ निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसके रेस्पेक्ट में 1, इसके रेस्पेक्ट में 2 और इसके रेस्पेक्ट में 1, टोटल कितना आ गया 4।
लेकिन कंडीशन दे रखी है उसने, कंडीशन क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 0 0 1। इसको कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, मैं इसको 0 लिख देता हूँ, एक कोई फर्क तो पड़ता नहीं वैसे, ये 0 लिख दिया और ये 0 लिख दिया। एम मोलैरिटी को बता रहा है, कंसंट्रेशन को। तो अब इसको आप ऐसे समझो कि जहाँ पर अगर मैं कंपेयर करने के लिए इसको टाइम्स में बात करूँ तो ए की कंसंट्रेशन को अगर मैं 1 गुना मानूँ तो बी की जो कंसंट्रेशन है वो ए की तुलना में कितनी है, 40 गुना। सिमिलरली सी की जो कंसंट्रेशन है वो ए की तुलना में कितनी है, 40 गुना। तो यहाँ पर क्या है कि उसने कंसेप्ट कौन सा काम में लिया है, एक्सेस वाला। तो नॉर्मली मैंने आपसे क्या कहा था कि कई बार वो लिख के देता है कि ये जो है एक्सेस में है, ठीक है। यहाँ पर उसने क्या करा, डायरेक्टली लिख के ना दे के कंसंट्रेशन दे दी। यहाँ पर आपको खुद को दिमाग लगाना है कि क्या कंसेप्ट काम में आएगा। तो ये आपके दोनों जो हैं एक्सेस में है, मतलब अब आपके बी और सी एक्सेस में मान के चलना है आपको। तो जब एक्सेस में जो होता है उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 हो जाता है। अब बचा क्या, ए। तो ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, 1। मतलब ओवरऑल ऑर्डर जो आएगा आपके आभासी वो कितना आएगा, 1। आभासी शब्द क्यों काम में ले रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल ऑर्डर तो इसका 4 है, लेकिन क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में इनको एक्सेस ले लिया है तो इनके रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 हो जाएगा। तो वैसे ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 था, इसके रेस्पेक्ट में 2 था, इसके रेस्पेक्ट में 1 था। टोटल ऑर्डर कितना आ रहा है, 4। लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग बी और सी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर क्या आएगा, 1। आंसर क्या आएगा, 1। तो ये आपके 4th ऑप्शन हो गया। क्या हो गया, 4th ऑप्शन। तो देखिए मैंने आपको जो मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था उसमें मैंने आपको एक मेथड कराया था, ओस्टवाल्ड मेथड, उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद 6th जो क्वेश्चन है वो क्या है, 99.9%। मतलब इसने क्या करा, वो रिपीट करा है क्वेश्चन एज इट इज कि आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 99.9% के लिए कितना समय लगेगा टी हाफ के रेस्पेक्ट में, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही सॉल्व करा था। कितना था, 10 टी हाफ। मतलब आप देखो कि 2015 में आया था और एज इट इज क्वेश्चन रिपीट होकर किस में आ गया, 2018 में। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि आरपीसी ने पैटर्न बदल दिया है लेकिन कंसेप्ट चेंज नहीं होंगे। एज इट इज क्वेश्चन आपको भले ना मिले लेकिन सेम कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज होगा। तो आई थिंक ये आपके क्लियर हो गया। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2018 में सेम रिपीट हो गया, 15 वाला। एक क्वेश्चन और रिपीट हुआ है लेकिन क्योंकि इसकी थ्योरी अभी हमने पढ़ी नहीं है, बाद में देखेंगे। 7th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द टी हाफ ऑफ अ रिएक्शन इज डबल्ड एज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड देन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। ये आपके जो है, ये आपको मैंने बताया था हाफ लाइफ मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में मैंने बताया था हाफ लाइफ मेथड के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखिए हाफ लाइफ मेथड में हमने क्या पढ़ा था कि जो टी हाफ होता है वो प्रोपोर्शनल होता है ए की पावर 1 माइनस एन के, ठीक है। या तो आपको सारे ऑर्डर के फॉर्मूले याद हो, आप एक एक करके लगाओ। अगर आपको कोई ऑर्डर का फॉर्मूला याद नहीं है तो आप सिंपल ये लगा दो। अभी मैं आपको ऑर्डर का फॉर्मूला ही बताऊंगा। अब आपने ये लगा दिया, ये आपको याद रखना है। तो अब आप क्या कर सकते हो, T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू A2 अपॉन A1 की पावर 1 माइनस एन, ठीक है। ये आप इससे सॉल्व कर सकते हो। 2 इक्वेशन बनाओगे, डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर T का मतलब T हाफ ही है, ठीक है। एक जब A1 आपने लिया इनिशियल कंसंट्रेशन तो T हाफ को मैंने T1 लिख दिया, और जब आपने A2 लिया इनिशियल कंसंट्रेशन तो मैंने T हाफ को T2 लिख दिया। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, द टी हाफ ऑफ अ रिएक्शन इज डबल्ड, मतलब T हाफ क्या हो गया, डबल हो गया, एज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड या रिएक्टेंट इज डबल्ड। तो जब आपने इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डबल करी तो टी हाफ जो है वो क्या हो गया, डबल हो गया। तो ये पूछ रहा ऑर्डर क्या होगा, इज डबल देन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। इसका मतलब इस इक्वेशन से आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहली बात कि मैं 2 की वैल्यू क्या रखूं कि 2 आ जाए, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 रखना है। भाई 2 की पावर 1 रखोगे तभी तो 2 आएगा। तो इसका मतलब जो 1 माइनस एन है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब 1 माइनस एन की वैल्यू 1 कब आएगी, जब n की वैल्यू 0 होगी। जब n की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये आपके आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब आपको चेक करना हो कि ये सही है या नहीं है, तो आप जब टी हाफ लिखते हो 0 ऑर्डर के लिए तो क्या लिखते हो, a अपॉन 2k0। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि जो टी हाफ है वो a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपको क्या पता चला कि टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a के, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन को जितने गुना करोगे टी हाफ उतने गुना
हो जाएगा। तो या तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता हो या तो आपको डायरेक्ट याद हो कि भी जीरो ऑर्डर में क्या रिलेशन होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि इतने गुना करने पर इतने गुना, तो आप डायरेक्ट निकाल लोगे और जल्दी आ जाएगा। और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस वाले से निकाल सकते हो। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतने तरीके से सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर आप खुद देखो आपके लिए कौन सा मेथड ईजी पड़ रहा है। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि कई क्वेश्चन आजकल आरपीएससी ऐसे दे रही है जो पहले नहीं देती थी, बिल्कुल बेसिक से। तो देखिए, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द एवरेज रेट फॉर द रिएक्शन 2NO2 गिव्स 4NO2 प्लस ऑक्सीजन इज दिस। मतलब यहाँ पर इसने क्या दे रखी है, रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी है जिसकी वैल्यू ये है, ठीक है, ये इसने रेट ऑफ रिएक्शन दे दिया। तो यहाँ पर रेट जो है वो मैं लिख देता हूँ, रेट की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। ठीक है, टाइम के लिए मैंने कहा था मिनट भी ले सकते हैं, सेकंड भी ले सकते हैं। तो ये तो एक इन्फॉर्मेशन हो गई। दूसरी बात क्या कह रहा है वो, देन द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 इज, यहाँ पर वो क्या पूछना चाह रहा है, dNO2/dt, ये पूछना चाह रहा है। तो देखिए, अगर आपको ध्यान हो तो जो फर्स्ट वीडियो था जिसमें मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताया था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो वो आप रिएक्टेंट के सेंस में भी लिख सकते हो और प्रोडक्ट के सेंस में भी लिख सकते हो। तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है, जब आप इस फॉर्म में लिखते हो तो रेट के इक्वल करने के लिए, क्योंकि देखो अलग अलग रिएक्टेंट और अलग अलग प्रोडक्ट हैं तो वहाँ पर सबकी रेट अलग होगी, लेकिन क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन आप किसी के भी सेंस में लिखो, चाहे इसके लिखो चाहे इसके लिखो चाहे इसके लिखो, रेट बराबर आनी चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या ध्यान दिया था कि अगर आप रिएक्टेंट के सेंस में लिखते हो तो यहाँ पर माइनस आता है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ क्या हो रही है, कम हो रही है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब मेन बात यह है कि जिसके सेंस में आप लिख रहे हो उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो आ गया था। तो जैसे अगर मैं बात करूं पूरी रिएक्शन की, अगर मैं बात करूं तो आप क्या लिख सकते हो, रेट बराबर, अब रिएक्टेंट जो है वो माइनस में आता है तो ये आ जाएगा माइनस, जो भी कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आते हैं तो ये आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा dN2O5/dt, ये एक हो गया। अब आप दूसरा प्रोडक्ट लेंगे तो जैसे मैंने कहा सेकंड की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 1/4, क्या हो जाएगा 1/4, और NO2 है तो ये हो जाएगा dNO2/dt। और उसके बाद ऑक्सीजन की अगर बात करें, देखिए ये रिएक्टेंट माइनस में था, ये प्लस में है, इसके बाद ऑक्सीजन भी प्लस में है, अब इसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है मतलब 1 है, तो सिंपल आप लिख सकते हो DO2/dt। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया कि अगर आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट किसी की भी बात करो तो आपको ध्यान क्या रखना है, रिएक्टेंट में माइनस आएगा, प्रोडक्ट में प्लस आएगा, और जो भी आगे कोफिशिएंट है वो उसके डिवाइड में आ जाएंगे। तो अगर 2 है तो 1/2, 4 है तो 1/4, और ऑक्सीजन के लिए 1 है तो 1 आ जाएगा, 1/1। अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, तो NO2 पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो dNO2 है, dNO2/dt है, वो कैसे है कि ये जो रेट की वैल्यू है ये आपको दे रखी है। तो यहाँ पर आपको दे क्या रखा है, ये आपको दे रखा है 1/4 dNO2/dt दे रखा है। कितना दे रखा है, ये है 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ यूनिट को अगर छोड़ दे तो ठीक है, यूनिट देख लेंगे हम, सेम ही रहेगी यूनिट। तो अगर आपको चाहिए dNO2/dt तो आप क्या करो, ये 1/4 को वहां ले जाओ, ये आपके क्या हो जाएगा 1/4, ये आपके इसके बराबर है। ठीक है, तो यहां पर आपके जो रेट है वो इसके बराबर है, इसके, तो आपने क्या कहा 1/4 dNO2/dt इक्वल्स टू दिस। तो अब dNO2 क्या होगा, तो dNO2 की जब मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा dNO2/dt, और ये 4 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.79 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको आप सॉल्व कर लो, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या है, आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ तक जो बेसिक था वो मैंने आपको बता दिया। अब इसको जो है मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन आपको बताना है मुझे आंसर, ठीक है, ताकि चेक हो जाए कि आपका आंसर सही है या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेट कांस्टेंट फॉर सम रिएक्शन इज दिस, तो ये कह रहा है कि रेट कांस्टेंट दे रखा, अच्छी बात है, देन इट्स ऑर्डर इज। अब आप सोचोगे कि ये कौन सा न्यूमेरिकल है,
कि रेट कांस्टेंट दे के ऑर्डर पूछ रहा है, तो यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल नहीं है। यहाँ पर इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या है कि जो के है रेट कांस्टेंट, उसकी यूनिट अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग ऑर्डर के लिए यूनिट अलग अलग होती है। 0 ऑर्डर के लिए अलग, फर्स्ट के लिए अलग, सेकंड के लिए अलग। तो अब आपको चेक करना है कि जो यूनिट दे रखी है वो कौन से ऑर्डर की यूनिट से मैच खाती है। तो आपको यूनिट याद होनी चाहिए। तो देखिए यूनिट क्या दे रखी है? लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो आपको मैं बता दूं, आपको वैसे याद होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर की होती है सेकंड माइनस ये होती है मोल पर लीटर पर सेकंड, और ये होती है मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। बात समझ में आ गई? मोल पर लीटर पर सेकंड, ये पर सेकंड, और ये मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर आप देखेंगे लीटर मोल इनवर्स है, तो ये जो मैंने लिखा है इसी को आप लीटर पहले लिखोगे, लीटर मोल इनवर्स, तो आप इसी को लिख दो लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो इसका आंसर क्या आ गया? सेकंड ऑर्डर। मैंने आपसे कहा था सेकंड ऑर्डर की ज़्यादा पूछते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड ऑर्डर। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको इसकी यूनिट ध्यान होनी चाहिए। तो जैसे आप यूनिट देखोगे आपको लग जाएगा कि ये सेकंड ऑर्डर की यूनिट है, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। और देखिए लास्ट क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया था, ऑप्शन थोड़े से उसने चेंज करें, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। देखिए वहाँ पर नॉट करेक्ट था, यहाँ इसने इनकरेक्ट कह दिया, बात एक ही है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अब ये कह रहा है जीरो ऑर्डर के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। अब हमने थोड़ी देर पहले इसको सॉल्व किया था, तो यहाँ पर देखो मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, टी हाफ जो है R0/2 के सही है ये। इसके अलावा ये आपके कुछ इसने एक ऑप्शन चेंज किया है, इसलिए मैंने वापस लिखा है, वरना मैं सीधे रिपीटेड लिख के छोड़ देता। ये सही है। इसके बाद आपके ये कह रहा है R बराबर R0e⁻kt, ये गलत है, जो अभी हमने सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले। पूरा मैंने आपको डिराइव करके बताया था कि ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए ठीक है। किसके लिए ठीक है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए ठीक है, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पर आपके स्ट्रेट लाइन प्लॉट इन बिटवीन R वर्सेस T, ये भी मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। अब ये मैंने क्यों बताया कि जो आपके पहला ऑप्शन लिखा हुआ है dR/dt, ये आपके क्योंकि थोड़ा डिफरेंट लिखा हुआ है बराबर माइनस के, क्योंकि आपको क्या लगेगा ये तो हमने देखा ही नहीं है, माइनस के लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअल में रेट को बता रहा है। किसको बता रहा है? रेट को। और जीरो ऑर्डर के लिए रेट जो आती है वो रेट कांस्टेंट के बराबर आती है। अब आप सोचोगे हमने तो बराबर के देखा था, ये माइनस क्यों आ गया? तो माइनस इसलिए आ गया कि जब रिएक्टेंट की आप कंसंट्रेशन लिखते हो तो आप ऐसे लिखते हो -dR/dt इक्वल्स टू के, या k0 कह दो। अब इसने आपको कंफ्यूज करने के लिए माइनस यहाँ की जगह यहाँ लगा दिया। बात समझ में आ गई? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये भी सही है। तो ये आपके जो ये वाला है ये विलहेल्म इक्वेशन के अकॉर्डिंग है, तो ये आपके फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉलो होता है, जीरो ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर के लिए फॉलो नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकॉन है उसको हिट कीजिए, ताकि जो नए वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।